हाँ जी मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। जैसे कि हमने लास्ट 3 चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया है, आज हम करने वाले हैं 4th चैप्टर जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का रिवीजन। तो सबसे पहले चलो बच्चों सीखते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। अब इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कार्बन के बारे में कि कार्बन कैसा है एलिमेंट है और कैसा एलिमेंट है नॉन मेटल है। फिर कार्बन को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं सिंपल सी लिख के। उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है। फिर हम जानते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में। अब एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है? एलोट्रोप्स का मतलब होता है वेरियस फॉर्म्स ऑफ वन एलिमेंट, मतलब कि होगा कार्बन ही बट उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, बकनिस्टर, फ्लोरीन। इन तीनों के अंदर क्या पाया जाता है? कार्बन ही पाया जाता है। 100% ये किससे बने हुए हैं? कार्बन से बने हुए हैं, बट इनका स्ट्रक्चर अलग है, केमिकल फॉर्मूला अलग है। तो उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, एलोट्रोप्स बोलते हैं। तो सबसे पहले डायमंड के बारे में पढ़ते हैं। अब डायमंड कैसा भाई? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, बट ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है वो भी जानते हैं। अब जैसे कि आपको सभी को पता है कि भाई इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है। तो इसके आउटर में शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4। तो जैसे कि ये कार्बन का एक एटम है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन से शेयर कर रहा है, कितने कार्बन से शेयरिंग कर रहा है? 1 2 3 4। तो जितने भी इसके आउटर में शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो सारे के सारे क्या हो गए? बिजी हो गए। सारे के सारे क्या हो गए? शेयरिंग हो गए। तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचते ही नहीं। अब आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से फ्लो करती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जब है ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी नहीं। तो जो ये स्ट्रक्चर है ना डायमंड का, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल यूनिट बोलते हैं। फिर आता है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी कैसा भाई? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि इसके अंदर क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तब हम बात करते हैं। उसके बाद कैसा होता है भाई? कलर इसका ग्रेश ब्लैक। और ये कैसा होता है? ब्रिटल। ब्रिटल मतलब कि अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये छोटे छोटे पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और कैसा होता है ये? लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है चमकदार। फिर आता है हमारा ये स्ट्रक्चर ओवरऑल देखा जाता है, तो ये होता है लेयर्स में पाया जाता है। अब लेयर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेफाइन। जैसे ऊपर पहली लेयर है उसको भी बोलेंगे ग्रेफाइन, और ये दूसरी लेयर है इनको बोलते हैं ग्रेफीन। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा ये जो ग्रेफाइट है ना, ये लेयर्स के अंदर पाया जाता है। ऐसी नीचे भी लेयर्स होती है, ऐसी नीचे भी लेयर्स होती है। ठीक है, तो अब इन दोनों लेयर्स के बीच में जो फोर्स लग रही है उसको बोलते हैं वैन डेर वाल, जो कि कैसी होती है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, आपने सभी ने देखा होगा पेंसिल के अंदर क्या होता है? हमारा ग्रेफाइट होता है, तभी वो क्या होता है? शार्पनर हो जाता है, शार्प हो जाता है। ठीक है ना, पेंसिल आपने देखी हो ना, शार्प हो जाती है इसलिए, क्योंकि वो लेयर्स के ऊपर लेयर चढ़ती रहती है, तो वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है? पीक, तीखी बन जाती है। उसके बाद आता है हमारा बकनिस्टर फुलरेट। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है C16। ये किस तरीके से दिखता है हमें? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। और इसके अंदर कितने टोटल हेक्सागोन होते हैं? 20 हेक्सागोन होते हैं और 12 पेंटागोन्स होते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा मल्टीपल नेचर्स ऑफ कार्बन। अब कार्बन के मल्टीपल्स नेचर होते हैं। सबसे पहला होता है टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब होता है कि इसको ना अपने शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करता है भाई? रिक्वायर है इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की टू कंप्लीट इट्स सेल्स। फिर दूसरा आता है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है कि भाई भाई हम मिलते रहेंगे, जैसे कि ये कार्बन इस कार्बन के साथ मिला है तो ये ना लॉन्ग चेन्स बना लेता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटिनेशन। मतलब कि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि अपने साथ ना बहुत लोगों को जोड़ लेता है, चलता रहता है, तो इसको बोलते हैं कैटिनेशन। फिर आता है हमारा ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है एक दूसरे के बीच में? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम पढ़ते हैं, चलो। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि केमिकल बॉन्ड है ये बनाया गया किससे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तब जो बॉन्ड बनता है वो बनता है हमारा कोवेलेंट। एक बॉन्ड बनता है आयनिक। आयनिक का मतलब होता है जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, मतलब कि एक को चाहिए दूसरे को नहीं चाहिए तो दूसरा क्या करेगा? उसको दे देगा जिसको चाहिए। इसके अंदर क्या होता है? दोनों की चाहिए तो दोनों क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं, उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये कैसा होता है भाई? टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड: सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल, ट्रिपल। अब सिंगल का मतलब क्या? जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कितना एटम चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसके आउटर में शेल के अंदर होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको एक और चाहिए ताकि इसका कंप्लीट हो जाए पहले ही शेल, जिसको हम बोलते हैं के। तो के अंदर कितने होते हैं? 2। अभी क्या करेगा भाई? अपने दूसरे हाइड्रोजन भाई को बोलेगा कि भाई तू आ जा, तुझे भी एक की जरूरत है, मुझे भी एक की जरूरत है, तो हम दोनों क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन शेयर कर लेता है, इसके अंदर कितना? ये 2 आ गए। फिर ये वाला हाइड्रोजन भी क्या कर लेगा? शेयरिंग कर लेगा, ले लेगा इससे 2, तो इसके अंदर भी 2 आ गए। तो ऐसे क्या हो गई? कंप्लीट हो गए। अब इनके बीच में कितना बॉन्ड बन रहा है? सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर आता है हमारा डबल। अब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? सबको पता है 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 6। अब इसके आउटर में शेल के अंदर कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। अब इसको कितने चाहिए? 2 और चाहिए आउटर में शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेगा? अपने एक और साथी को बोलेगा, ऑक्सीजन को बोलेगा कि भाई तुझे भी जरूरत है 2 की, तो ऐसे कर, तू मेरे साथ आता, मैं तुझे 2 दूंगा, तू मेरे से 2 ले। शेयरिंग करेंगे। ठीक है, लेना देना नहीं है, शेयरिंग करेंगे। तो इन्होंने क्या करा? इससे 2 ले लिया, ये क्या करेगा? इससे 2 ले लेगा, तो शेयरिंग हो गया। इस सर्कल के अंदर देखो 8 हो गए, इस सर्कल के अंदर देखो 8 हो गए। फिर आता हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो फिर आता हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ये कैसा होता है? जैसे कि एग्जाम्पल में हमने ले लिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? देखा आपको 7 7 होता है, तो 2 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके आउटर में शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5। अब जैसे कि 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको कितने की जरूरत है भाई? 3 की जरूरत है।
तो अपने दोबारा साथी को बोलेगा कि भाई तुझे भी 3 की जरूरत है, मुझे भी 3 की जरूरत है, तो हम क्या कर लेते हैं, 3-3 शेयर कर लेते हैं। जैसे कि इसने 3 दे दिए, इसको मतलब दे दिया मतलब शेयरिंग कर रहे हैं। ऐसे ये क्या करेगा, इससे 3 शेयरिंग करवा लेगा। ठीक है, तो देखो ये इस सर्कल के अंदर कितने 8 है और इस सर्कल के अंदर भी 8 है, तो ऐसे ये शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया हमारा, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। फिर आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। अब प्रॉपर्टीज क्या भाई कोवलेंट कंपाउंड्स की। अब देखो जो कोवलेंट बॉन्ड से कंपाउंड बनता है उसे हम बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनका क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करवाते। तो इसी के साथ हमने देख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के। अब हम बच्चों आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन पाया जाता है और भी एलिमेंट्स के साथ। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स, एल्कोएल्केन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन नाम से हमें पता चल रहा है कि भाई इसके अंदर क्या क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन होगा। अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन देखते हैं भाई, ये 2 टाइप का होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड में कौन आते हैं, एल्केन्स, और अनसैचुरेटेड में 2 आते हैं, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइंस। अब इनका जनरल फॉर्मूला देखते हैं। तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n। एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। अब इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड कितने होंगे, जो सैचुरेटेड है उनके अंदर कितने होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। अनसैचुरेटेड जिनको हम एल्कीन बोलते हैं उनके अंदर होता है डबल बॉन्ड, और जो अनसैचुरेटेड एल्काइन होते हैं उनके अंदर कितने होंगे, ट्रिपल बॉन्ड। अब इनके ना सफिक्स रखते हैं, मतलब कि अगर ये है तो इनके पीछे क्या नाम, मतलब किस नाम से इनको जाना जाएगा। तो अगर एल्केन है तो पीछे क्या लग जाएगा, एन। एल्कीन है तो पीछे क्या लग जाएगी, एन। एल्काइन है तो पीछे क्या लग जाएगा, आइन लग जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं बेंजीन और हेक्सागन में क्या अंतर है। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर देखो ये है, और हेक्सागन का स्ट्रक्चर देखो, मतलब कि हेक्सीन का स्ट्रक्चर देखो ये है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें ना ऑल्टरनेट पे क्या आ रहे हैं, डबल बॉन्ड आ रहे हैं, जैसे कि एक छोड़ा डबल बॉन्ड, एक छोड़ा डबल बॉन्ड, एक छोड़ा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। अब फिर आता है हमारा हेक्सीन। हेक्सीन सेम ही है, बट इसमें क्या होगा भाई, सिर्फ एक ही बार डबल बॉन्ड आएगा, बाकी सब सिंगल बॉन्ड होंगे। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, C6H12। ठीक है, उससे पहले हम ये जानते हैं कि भाई जब भी कार्बन एक हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। कार्बन 2 हो तो हम बोलते हैं इथ, 3 होते हैं तो प्रोप, 4 होते हैं तो ब्यूट, 5 होते हैं पेंट, 6 होते हैं एक्स। इससे भी आगे आते हैं, बट हमारे सिलेबस में इतना ही बहुत है। फिर आते हैं हमारे अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, अब इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है भाई, CN2H2n+। मतलब कि एल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं तो हमारा कौन सा ग्रुप बनता है, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब इसका नाम कैसे करते हैं भाई, इसका प्रीफिक्स लगता है और सफिक्स। सफिक्स क्या लगेगा इसका, वही चीज कि पीछे क्या लग रहा है, आइल, तो इसके पीछे क्या लग जाएगा, आइल, जो भी अल्काइल ग्रुप से होगा। ठीक है, और प्रीफिक्स मतलब जो भी कार्बन एटम होंगे जितने भी, उस हिसाब से वो नाम लग जाएगा। एक होगा तो मिथ, 2 होगा इथ। ठीक है, अब देखो फिर आता है हमारा साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हमने पढ़ लिया नॉर्मल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फिर आता है साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन आते हैं, एल्केन, तो उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। अब साइक्लिक नाम से हमें पता चल रहा है, साइक्लिक मतलब कि क्लोज्ड फिगर होगी। अब क्लोज्ड फिगर एक कार्बन से नहीं बन सकती, 2 कार्बन से नहीं बन सकती, कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए क्लोज फिगर बनने के लिए। आपको पता है पॉलीगन जो सबसे छोटा पॉलीगन होता है वो होता है ट्रायंगल। ठीक है, जो 3 साइड से मिलकर बनता है, तो यहाँ पर भी ट्रायंगल ही बनेगा एक तरीके से देखा जाए तो। अब ये हमारा क्या बन गया भाई, साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब कौन नाम क्या होगा इसका, देखो कार्बन कितने, 1 2 3, कार्बन 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप, तो इसको क्या बोलेंगे, आगे क्या लग जाएगा, साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक है, साइक्लो प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है। अब ये जैसे कि डबल बॉन्ड आ गया एक, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपीन। इसके अंदर कितने आ गए, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपाइन। ठीक है, आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, मैंने जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है आपको। ठीक है, फिर आता है हमारा आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, बट स्ट्रक्चर कैसा होगा उनका, डिफरेंट होगा, उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक है, जैसे कि हमारा जो साइक्लोप्रोपेन है वो भी क्या एक तरीके से आइसोमर्स है। ठीक है ना, आइसोमर्स किसका आइसोमर्स होगा भाई, देखो साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड प्रोपेन। अब प्रोपेन देखो फॉर्मूला देखो क्या है इसका, C3H 1 2 3 4 5 6। अभी किसका फॉर्मूला होता है भाई, एक तरीके से भाई ये कह दो ना, CnH2n फॉर्मूला बन रहा है, जो किसका होता है, एल्कीन का। मतलब कि एक तरीके से साइक्लोप्रोपिन और किस नाम से जाना जा सकता है, प्रोपीन के नाम से भी जान सकता है। सिर्फ प्रोपिन भी बोलेंगे ना तब भी ये फॉर्मूला सेम होगा, आ रहा है समझ। तो ये क्या होगा, आइसोमर, सेम फॉर्मूला है बट स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट हो गया। ठीक है, फिर आता है हमारा होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर 2 लाइन वाइज कंपाउंड्स किससे डिफर होते हैं, CH2 से। जैसे कि अब ये एल्केन भी क्या भाई, एक होमोलोगस सीरीज है, एल्केन भी क्या एक होमोलोगस सीरीज है, एल्काइन भी क्या होमोलोगस सीरीज है। जो अगला जैसे कि सपोज करो मैंने n की वैल्यू क्या डाली, 1 डाली, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा,
ये बनेगा मीथेन। अब जो अगला होगा, जैसे कि n की वैल्यू 2 डालूं तो हमारा क्या बनेगा, C2H, क्या बनेगा भाई, 6 बनेगा। ठीक है, तो देखो अगला पहला मेंबर ये है एल्कीन का, दूसरा मेंबर ये है। अब ये जो डिफरेंस होगा ना इन दोनों का, वो हमेशा क्या होगा, CH2 का डिफरेंस होगा। आप देख सकते हो ये हर ग्रुप का है, हर ग्रुप का, चाहे वो एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन्स हो, हर ग्रुप में जो अगला मेंबर होगा वो कितने से डिफर करेगा, CH2 से। उसे ही बोलते हैं हम होमोलोगस सीरीज। ठीक है, फिर आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है भाई, अगर एक एटम या एटम का ग्रुप कार्बन के कंपाउंड में आ रहा है और उसको कैसा बना रहा है, रिएक्टिव बना रहा है, तो उसको बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, दोबारा सुन लो, अगर एक एटम या एटम्स का ग्रुप एक कार्बन कंपाउंड्स के अंदर आ रहा है और उसको कैसा बना रहा है, रिएक्टिव बना रहा है और उसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि हम देखते हैं हेलो एल्किन्स। अब हेलो एल्किन्स हमारा सेकंड है टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, हेलो एल्किन्स में क्या होता है भाई, जनरल फॉर्मूला उसका ये है, CnH2n+1 डैश एक्स। अब एक्स किसको डिनोट कर रहा है, क्लोरीन या ब्रोमीन। ठीक है, इन दोनों को हम बोलते हैं हेलोजेंस। अब इसका नेम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में अगर Cl होगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोरो। Br होगा तो हम क्या बोलेंगे, ब्रोमो। प्लस नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने होंगे उसी हिसाब से उसका नाम आ जाएगा। प्लस में ए, जैसे कि हमने इसका नाम डिसाइड करना है CH3Cl। अब देखो कार्बन एटम कितने हैं, एक, तो हम क्या यूज करेंगे भाई, सबसे पहले तो हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे पीछे क्या लग रहा है, Cl लग रहा है। Cl के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लोरो। सबसे पहले लगाएंगे क्लोरो। फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1, तो 1 के लिए क्या यूज करते हैं, मिथ। तो हम क्या बोलेंगे, क्लोरो मिथ, और क्या लगा देंगे, एन, क्लोरो मिथेन। तो इस हिसाब से हम नेम डिसाइड करते हैं इसका। उसके बाद आता है एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है भाई, CnH2n+1 OH। अब इसको मैं R से रिप्रेजेंट कर सकता। अभी हमने देखा कि जो कौन होते हैं, अल्काइल ग्रुप होते हैं, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो इसकी जगह मैं आर भी लिख सकता हूँ डैश OH, क्योंकि आर का मतलब क्या है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का तो फॉर्मूला ही है। ठीक है, अब इसकी नेमिंग कैसे डिसाइड करते हैं, तो सबसे पहले आएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने, उस हिसाब से उसका नाम डिसाइड करना, मिथ, इथेन। ठीक है, फिर हमने लगाना एन, फिर हमने लगाना OL। अब आपको ये चीज बता दूं कि O के आगे अगर E लग रहा है तो E हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर O के आगे A भी लग रहा है तो A भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, याद रख लेना। ठीक है, अब इसका नेम कैसे डिसाइड करेंगे, सपोज करो ये फॉर्मूला है CH3OH। ठीक है, हमने n की वैल्यू यहाँ 1 डाली तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। अब इसका नाम कैसे डिसाइड करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम देखने। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 1, तो 1 के लिए क्या यूज करते हैं, मिथ। फिर हमने लगाना n, तो हमने लगा दी एन, प्लस में OL। OL क्या होता है भाई, इसका नाम है, एल्कोहल को हम किसे डिनोट करते हैं, OL से। तो OL लगाना बहुत जरूरी, क्योंकि ये सफिक्स वाले। ठीक है, OL लगा दी तो हमारा क्या बन जाएगा, मिथेन ऑल। अब मिथेन ऑल लग रहा है तो ई हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ओ के आगे लगता है। ठीक है, ये आईबेक वो है, नेचर है, ये प्रॉपर्टीज है कि अगर ओ के आगे ई लग रहा है तो ई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, मिथेनॉल। ठीक है, फिर आता है हमारा एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड भी अगला ग्रुप है हमारा। ठीक है, अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। मतलब कि एक तरीके से ये क्या आर है, मतलब एल्काइल ग्रुप है। फिर आता है हमारा डैश CHO। CHO ही किसको डिसाइड कर रहा है, एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से। अब सी, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर, मतलब एल्काइल ग्रुप। स्मॉल सिंगल वर्ड के अंदर रिप्रेजेंट करने का तरीका है एल्काइल ग्रुप को, डैश CHO। और किस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं इसके साथ, क्योंकि कार्बन H के साथ क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, और कार्बन O के साथ कैसा बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन को सिंगल एटम चाहिए और ऑक्सीजन को 2 एटम चाहिए, इसलिए डबल बॉन्ड। अब इसकी नेमिंग कैसे डिसाइड करते हैं, वही सेम चीज, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे, मिथ, इथेन लगाएंगे, प्लस एन करेंगे, प्लस अल लगा देंगे। अब एल्डिहाइड में क्या लगता है, अल लगता है, AL। अब जैसे कि हमने क्या डाली भाई, एन की वैल्यू यहाँ पर 1 डाल दी, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, CH3CHO। ठीक है, अब देखो कार्बन एटम कितने, अब यहाँ पर कार्बन एटम 1, 2 है, तो हम क्या लगाएंगे, इथ लगाएंगे। पहले हम नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे, 2 है, तो हम क्या लगा देंगे, इथ लगा देंगे, प्लस एन प्लस एल, तो इथ एन अल लग जाएगा। फिर आता है हमारा कीटोन्स। अब कीटोन्स का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1 डैश C, 2 डबल बॉन्ड O डैश CnH2n+1। इसको और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, देखो ये भी क्या अल्काइल ग्रुप R, ये भी क्या अल्काइल ग्रुप, इसको हम R डैश बोलेंगे, कि जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेम हो। ठीक है, अभी आपको लग रहा हो कि एन की वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो यहाँ पे 1 डलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पर 1 डल रही है तो यहाँ पर कुछ और भी डल सकती है। ठीक है, अगर यहाँ 1 डल रही है यहाँ पर कुछ और भी डल सकती है। अब नेमिंग कैसे डिसाइड करेंगे, वही सेम चीज, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे, मतलब मिथ, इथेन लगाएंगे उस हिसाब से, प्लस एन प्लस ऑन। अब कीटोन्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, उसके सफिक्स लगता है, क्या लगता है, ऑन। अब देखो एग्जाम्पल, सी हमने क्या डाला, यहाँ पर 1 डाल दी, यहाँ पर भी 1 डाल दी, तो क्या बना, CH3CO CH3। जरूरी नहीं है, यहाँ देखो यहाँ पर CH3, यहाँ पे CH3, ये कंपलसरी नहीं है।
अगर यहाँ CH3 है तो यहाँ पर C2H4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 डाल दी तो क्या हो जाएगी, C2H5 हो जाएगी। मैंने CH4 गलत बोल दी, सॉरी। अगर मैंने यहाँ 1 डाली तो ये क्या बन जाएगा, CH3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 डाल दी तो क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। तो वो भी फॉर्मूला पॉसिबल है। अब इसका नाम कैसे डिसाइड करेंगे, 1 2 3, 3 के लिए क्या यूज करते हैं भाई, प्रोप, तो क्या लगा देंगे, प्रोप एन ओन, तो क्या लगा देंगे, प्रोप एन ओन। बट ओ के आगे ई आ रहा है तो ई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे हम, प्रोपेनॉन। तो इसमें मिथेनॉन एग्जिस्ट नहीं करता, इथेनॉन भी एग्जिस्ट नहीं करता, आप याद रख सकते हो। फिर आता है हमारा लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1 डैश COOH। ये क्या है भाई, अल्काइल ग्रुप, आर से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो R डैश COOH। नेमिंग कैसे करते हैं, वही सेम चीज है, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे प्लस एन। अब इसका क्या लगता है भाई, सफिक्स लगता है जिसको हम बोलते हैं ओइक एसिड, ठीक है, वही सेम चीज। ओ के आगे ई लग रहा है तो ई हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब नाम देखो एग्जांपल देखते हैं, CH3, हमने क्या करा भाई, एन की वैल्यू यहाँ क्या डाल दी, 1 डाल दी, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3COOH। कार्बन एटम कितने भाई, नेम बनाना है, नेम हमें इसका करना है, तो इसके कार्बन एटम गिनने पड़ेंगे। सबसे पहला काम 1 2, 2 के लिए क्या लगते हैं भाई, इथ, तो हम क्या लगाएंगे, इथ, ठीक है। फिर हमने लगाना एन, फिर हमने लगाना ओइक एसिड। अभी हमने देखा ओ के आगे ई लग रहा तो ई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। ऐसे मिथेनोइक एसिड का क्या बनता है, HCOOH, ठीक है। अभी हमने देख लिया भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब हम देखेंगे रिएक्शन जो आगे की रह चुकी है। तो अब हम चलते हैं आगे की रिएक्शन देखने। अभी तक बच्चों हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जितने भी टाइप्स थे वो सारे के सारे पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो बाकी की रिएक्शंस बची है उनको। तो सबसे पहले हम रिएक्शन पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। इस रिएक्शन में क्या होगा, एक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन की जगह कोई और एटम आके जगह बना लेगा, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि हमने इसमें लिया मीथेन, मीथेन में से एक हाइड्रोजन गया और कौन आ गया, क्लोरीन आ गया, तो हमारा क्या बन गया, क्लोरो मीथेन बन गया, और हमारा HCl भी अलग से निकल गया। अब इस रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जो कि है CHCl3, जिसको हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। मतलब कि आपने सबने देखा होगा मूवीज में, जो रुमाल के अंदर डाल के, हैंकी के अंदर डाल के नाक पे लगाते हैं और वो बंदा बेहोश हो जाता है, वो ये चीज है, वो ये कंपाउंड है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म जिसे बोलते हैं। फिर अगली हमारी रिएक्शन आती है एडिशन रिएक्शन, जिस रिएक्शन को हम और क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और हमें हीट कितनी देनी पड़ती है, 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट देनी पड़ती है। तो हमारा क्या बनता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है। एग्जांपल में हमने लिया इथेन, उसको किसके साथ रिएक्ट करवाया भाई, हाइड्रोजन को साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मतलब कि निकल या प्लेटिनियम, और टेम्परेचर कितना दिया, 200 डिग्री सेल्सियस दिया, तो हमारा क्या बना, इथेन हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब इसी से एक प्रोसेस निकलता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, मतलब कि वेजिटेबल ऑयल को किसके साथ रिएक्ट करवाया जाएगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा, 200 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा क्या बन जाएगा, वेजिटेबल घी बन जाएगा, जिसे हम डालडा ही बोलते हैं। तो एग्जांपल में हमने लिया सनफ्लावर ऑयल, तो हमारा बन क्या जाएगा, डालडा घी बन जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो कैसा होता है, अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है, और जो डालडा होता है, जो वेजिटेबल घी होता है, वो कैसा होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। फिर हमारे आते हैं भाई कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जिसका नाम है इथेनॉल। इथेनॉल का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला है C2H5OH, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसकी स्मेल कैसी होती है, स्वीट होती है, और बर्निंग इसका टेस्ट होता है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, -114 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस। फिर हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन जो इथेनॉल की होती है। सबसे पहले भाई कंबशन, मतलब कि इथेनॉल को जलाया गया। अगर किसी चीज को हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो हमारा क्या बनता है, 99% केसेस के अंदर हमारी बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस लाइट प्लस हीट बनती है, ठीक है। यहां से हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो जब जलते हैं तो हमेशा येलो शूटी फ्लेम दिखाते हैं। येलो शूटी फ्लेम आपने देखा होगा जब हम आग जलाते हैं, लकड़ी को आग जलाते हैं, उसका मतलब ये है कि हमारे कुछ कार्बन जल नहीं रहे प्रॉपर, मतलब कि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ठीक है। तब हमारा क्या बनता है, येलो शूटी फ्लेम बनता है। जब हमारा ब्लू फिल्म बनता है, इसका मतलब क्या है कि भाई जितने भी कार्बन हैं उन सबको ऑक्सीजन मिल रही है, वो सब ऑक्सीजन के साथ जलकर क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, गैसी स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि अनसैचुरेटेड मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब इनको लैक ऑफ ऑक्सीजन मिलती है तो हमारे हमेशा क्या बनता है, इसका येलो शूटी फ्लेम बनता है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन येलो भी बनाते हैं कभी कभार और ब्लू भी बनाते हैं। येलो कब बनेगा, जब उनको
इनकम्प्लीट ऑक्सीजन मिलेगी, और ब्लू कब बनेगा, जब इसको कंप्लीट ऑक्सीजन मिलेगी। फिर हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जो होती है वो होती है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथेनॉल। ऑक्सीडेशन का मतलब है वही चीज कि भाई इसका क्या कराया जाएगा, ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसको इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलीन, मतलब कि KMnO4 या एसिडिक हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, और इसको रिएक्ट करवा दो। जब रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या करेगा, ये दोनों क्या करेंगे, अगर इसको रिएक्ट करवाया तो ये भी क्या करेगा, इसको एक नेशेंट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दे देगा। नेशेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है सिंगल ऑक्सीजन, जो कि बहुत कम स्टेट के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना, बहुत कम कंडीशंस के अंदर पाई जाती है। तब ये दोनों जब रिएक्ट होंगे, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा भाई, CH3COOH प्लस वाटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इथेनोइक एसिड बनेगा, ठीक है। फिर हमारी रिएक्शन आती है मेटल के साथ। किसको भाई, इथेनॉल को मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा क्या बनता है, जब इथेनॉल को मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है सोडियम के साथ, तो हमारा क्या बनता है, सोडियम इथोक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। फिर हमारा आता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि वाटर को निकालना कंपाउंड में से, जैसे कि इथेनॉल, इथेनॉल में से वाटर को निकालना है। अब जब वाटर को निकालना है तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2, मतलब कि हाइड्रोजन 2 होंगे, ऑक्सीजन 1 होगी, तो एक ऑक्सीजन गायब होगी और एक हाइड्रोजन गायब हो गया, एक और हाइड्रोजन चाहिए जो यहां से निकल जाएगा, तो C2H5 बचेगा, सॉरी C2H4 बचेगा, और वाटर हमारा अलग हो जाएगा। तो जो H2SO4 होता है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा मिक्स करते हैं ताकि ये क्या कर ले, वाटर को कैच कर ले, ठीक है। और टेम्परेचर कितना देना पड़ता है यहाँ पर, 170 डिग्री सेल्सियस। फिर हमारी रिएक्शन होती है मिथेनोइक इथेनोइक एसिड के साथ। किसकी, इथेनॉल की इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हमने इथेनॉल लिया, उसको किसके साथ मिक्स करा, इथेनोइक एसिड के साथ मिक्स करा, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, जो कि हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग का। तो हमारा बनता है भाई क्या, इथाइल इथोनेट बनता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला ये रहा, प्लस वाटर बनता है। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, ईस्टर के नाम से भी जानते हैं, ईस्टर आप सभी को पता है, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो जैसे कि हमने इथेनॉल के बारे में सारा पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं इथेनोइक एसिड के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या हो सकता है, अदर नेम क्या हो सकता है, एसिडिक एसिड बोल सकते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। फिर हम थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। तो इसका टेस्ट कैसा होता है, सोर, सोर मतलब खट्टा, एसिड है तो खट्टा ही होगा। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसका, 108 डिग्री सेल्सियस, मतलब सॉरी 118 डिग्री सेल्सियस होता है इसका। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लेशियर। अब इसको कभी कभार ना ग्लेशियर एसिडिक एसिड भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जब ये फ्रीज होता है ना, तो ये ग्लेशियर की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मतलब जैसे ग्लेशियर होते हैं ना क्रिस्टल की फॉर्म में, ऐसी फॉर्म ये दिखाता है जब ये फ्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद सब रिएक्शन आती है इनकी, केमिकल रिएक्शन देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इथेनोइक एसिड को किसके साथ रिएक्ट करवाया, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों को, दोनों में से जिस मर्जी के साथ रिएक्ट करवा दो, दोनों केस में सेम ही प्रोडक्ट बनना है। देखो जैसे, तो भाई सोडियम कार्बोनेट ले लो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, हमने जब इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारा क्या बनने वाला है, सोडियम इथोनेट बनने वाला है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनने वाला है, ठीक है। फिर जब हम रिएक्शन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसकी, इथेनोइक एसिड की, जब हमने क्या करा, इथेनोइक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारा क्या बना, सोडियम इथोनेट बना, तब भी प्लस वाटर तब भी बना, ठीक है। फिर आती है हमारी रिएक्शन विद एल्कोहल, जो ये वाली रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जो कि दोनों में कॉमन है। तो हमने दोनों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, आप इसके यूजेस पढ़ लेना एक बार बुक में से या गूगल से सर्च करके, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं सोप के बारे में। अब भाई सोप क्या होता है, सोप हमारा होता है सोडियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। एक तो सोडियम सोल्ट है, और लॉन्ग चेन किसकी होगी, इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी, ठीक है, जिसको हम फैटी एसिड बोलते हैं। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं किसके, सोप के, जैसे कि पहला है सोडियम स्टीरेट, दूसरा क्या है, सोडियम पाल्मिटेट। जैसे कि सोडियम स्टीरेट जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C17H35COONA, ठीक है। अब इसके अंदर किस चीज की कार्बो, मतलब कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड है, तो इसके अंदर होता है स्टीरेटिक एसिड का कंपाउंड, ठीक है, जैसे कि C17H35COOH को हम क्या बोलते हैं, स्टीरेटिक एसिड बोलते हैं। अगला आता है सोडियम पाल्मिटेट। अब भाई सोडियम पाल्मिटेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है C15H31COONA, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सी फैटी एसिड की भाई, कौन से फैटी एसिड का मेंबर है, कौन से फैटी एसिड का वो है, कंपाउंड है, तो इसके अंदर होता है C15H31COOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाल्मिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाल्मिटिक एसिड बोलते हैं। तो हमने भाई देख लिया टाइप्स ऑफ सोप। अब हम देखते हैं बनता कैसे। तो हमें क्या चाहिए, फैट या ऑयल चाहिए, एनिमल ऑयल भी आता है, एनिमल फैट भी आता है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए भाई, फैट और ऑयल चाहिए। उसको किसके साथ रिएक्ट करवाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट देनी है। तो हमारा क्या बन जाएगा, सीधा सोप बन जाएगा, मतलब कि सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी बन जाएगा। फिर और साथ में क्या बनेगा, ग्लिसरॉल, मतलब कि अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इस रिएक्शन को और क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। फिर हम देखते हैं स्ट्रक्चर एंड क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर एंड क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसे होता है,
टेडबॉल की तरह। तो जो आगे होता है ना, जो मुंह होता है वो सोडियम को डिनोट करता है, सोडियम आयन को डिनोट करता है। और जो ये लाइन है, जो पूंछ है, ये किसको डिनोट करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, लॉन्ग चेन किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, तो जो ये लॉन्ग चेन है ये कैसा होता है भाई, ऑयल सोल्यूबल। ऑयल सोल्यूबल मतलब इसको ऑयल से प्यार है, बट ऑयल से अगर प्यार है तो भाई हेट किससे होगा, वाटर से। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, क्योंकि इसको पानी से क्या है, पानी से क्या है, प्यार नहीं है, हेट है। और जो आगे मुंह है, जो सोडियम प्लस है, वो वाटर सोल्यूबल होता है। वाटर सोल्यूबल मतलब पानी से प्यार है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब कि वाटर से प्यार। ठीक है, अब इसका क्लींजिंग एक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे अगर मैंने पानी के अंदर इसको डाल दिया, तो जो उसका मुंह है वो कैसा है, वाटर सोल्यूबल, मतलब कि उसको पानी से प्यार है, तो उसका मुंह जो होगा ना वो नीचे की तरफ होगा। और जो पीछे पूंछ है वो कैसा है, वो डरती है पानी से, तो वही पीछे तो जाएगी क्योंकि डरती है वो। अगर हमने ऑयल डाल दिया इसके अंदर, क्या डाल दिया, पानी के अंदर ऑयल डाल दिया, या पानी के अंदर टी शर्ट डाल दी जिसके ऊपर ऑयल लगा हुआ है, ऑयल का धब्बा है, तो ये क्या करेगा भाई, जो मुंह, जो पीछे पूंछ है ना, वो ऑयल के ऊपर आके बैठ जाएगी, क्योंकि उसको क्या पसंद है, ऑयल पसंद है। और जो मुंह है उसको पानी पसंद है, उसको पानी पसंद है, तो पानी की तरफ मुंह कर लेगी। तो जो ये स्ट्रक्चर बनते हैं ना, इसे हम बोलते हैं मिसल। तो इसे बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमने इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया और क्लींजिंग क्या देख लिया, क्लींजिंग एक्शन भी देख लिया। अब हम देखते हैं डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट क्या होता है वो देखते हैं। डिटर्जेंट क्या होता है भाई, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन किसकी, सल्फोनिक एसिड की होती है, जैसे कि SO4Na SO3Na। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर सेम सोप के जैसा होता है और इसका काम भी सेम सोप के जैसा है। जैसे कि ये जो मिसल बना था ना, इसमें मिसल बनता है, ठीक है ना, ये क्या करता है, ऑयल को क्या कर लेता है, दूर लेके चला जाता है, मतलब कि जो शर्ट के ऊपर दाग था उससे हटा देता है। ठीक है, क्योंकि वो दूर लेके चला गया। सेम इसी का ही ये वाला एक्शन है। ठीक है, इसमें भी सेम यही होता है, लॉन्ग चेन होती है और सोडियम होता है और मिसल फॉर्म होती है। ठीक है, फिर अब देखते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या होती है भाई सोप की। अब सबसे पहली बात लिमिटेशन ये है कि सोप सॉफ्ट वाटर के साथ रिएक्ट करके ही लेदर बनाता है। ठीक है, और सॉफ्ट वाटर का मतलब है डिस्टिल वाटर। आप सभी को पता है कि हमारे घरों में जो पानी आता है वो कैसा होता है, हार्ड वाटर होता है। डिस्टिल वाटर हमारे घरों में नहीं आता। तो हमारे घरों में हम कपड़े सोप से नहीं धो सकते, क्योंकि अगर हम सोप से कपड़े धोएंगे तो वो किसके साथ रिएक्ट होगा, हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट होगा। तो हमारा क्या बनेगा, लेदर नहीं बनने वाली, मतलब फॉर्म नहीं बनेगी, क्या बनेगी, स्कम बनेगा। स्कम क्या होता है, स्कम एक प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट क्या होता है भाई, इनसोल्युबल सब्सटेंस होता है जो पानी के अंदर घुलता नहीं है। अब ये इनसोल्युबल सब्सटेंस है, किस चीज का सब्सटेंस है, ये कंपाउंड है, किस चीज का, ये है मैग्नीशियम और कैल्शियम का सोल्ट का कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि जो हार्ड वाटर के अंदर ये प्रेजेंट होता है, हार्ड वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सोल्ट प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये हार्ड वाटर होता है। जब ये सोप इसके साथ रिएक्ट करता है तो हमारा स्कम बनता है। स्कम के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, मैग्नीशियम और कैल्शियम प्रेजेंट है, इसलिए हमारी फॉर्म जनरेट नहीं होती। क्या जनरेट होता है, स्कम, जो दाग को नहीं हटाता, जो दाग को नहीं हटाता। ये थी हमारी पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि भाई जब हम कपड़े धोते हैं किससे, सोप से, तो जब कपड़े धोते हैं सोप से तो ना कपड़ों के ऊपर ना एक अल्कलाइन रेजिड्यू रह जाता है, मतलब कि सब्सटेंस रह जाता है, जो अगर हमारी स्किन के ऊपर लगा तो हमारी स्किन में क्या होता है, इन्फेक्शन हो सकता है और हमारी स्किन को क्या फील होता है, इरिटेशन फील होता है। तो ये हमने लिमिटेशन देख ली। तो इसी के साथ हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया है 30 मिनट्स के अंडर। आप पूरे अच्छे से समझना और ध्यान से समझना। आई होप अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना क्योंकि बहुत मेहनत लगी है बनाने में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।